अम्मी जी अभी 4 बजे हैं, आपका चाय नाश्ता हो गया तो कुछ घंटों के लिए मैं मॉल चली जाऊं। अभी मॉल में ऑफर चल रहा है, 2-3 घंटे की शॉपिंग कर लूंगी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आप अकेले घर में रह लेंगी क्योंकि मुझे बच्चे ट्यूशन गए हैं और ये भी 7:30 के बाद आएंगे, मैं तब तक आ जाऊंगी, गहना अपनी सास करुणा जी से कहती है। करुणा जी बोली, बहू शाम में तो मैं नीचे पार्क में घूमने जाती हूँ। ऐसा करूंगी ताला लगाकर चली जाऊंगी और तुम्हारे आने से पहले आ जाऊंगी, अगर मैं नहीं आई तो तुम मुझे फोन कर लेना। गहना बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, मैं रिस्क नहीं ले सकती, कहीं बच्चे आ गए ढूंढते हुए, या मान लीजिए ऑफिस से ये जल्दी आ गए तो कहेंगे कहाँ चली गई थी। एक रोज अगर आप नीचे नहीं जाएंगी तो क्या घट जाएगा। भगवान के लिए आज कहीं मत जाइएगा और घर में ही रहिएगा। अगर इतना जाना इतना ही जरूरी है हो तो मेरे आने के बाद रात में नीचे चले जाइएगा। बेचारी करुणा जी बहू के सामने क्या कहती, बस चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। गहना बंद संवर के आंखों पर काला चश्मा लगाकर मॉल चली गई। जैसे जैसे शाम हो रही थी करुणा जी का मन छोटे बच्चों की तरह नीचे जाने के लिए मचल रहा था, पर बेचारी मन मसोस घर में बैठी थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। करुणा जी ने दरवाजा खोला तो पूरी पार्क वाली मंडली उनसे मिलने आ गई, क्योंकि पार्क में सबसे पहले करुणा जी की जाती थी। करुणा जी की सहेली कमला जी बोली, अरे करुणा जी आप नहीं आई तो देखिए मैं वर्मा जी, वाजपेयी जी और ललिता जी को भी ले आई। सबको देखकर करुणा जी बहुत खुश हुई। करुणा जी बोली, आइए आइए, आप सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी आज कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। तभी वर्मा जी बोले, आपकी ठीक है। कुछ ही महीनों में हम सब में इतनी अच्छी मित्रता हो गई है कि बिना एक दूसरे से मिले रहा नहीं जाता है। हम तो परेशान हो गए थे कि कहीं आपकी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। वो बोली, नहीं आज घर में कोई नहीं है और बहू को किसी काम से बाजार जाना था। बच्चे पढ़ने गए हैं, जाने कब आ जाए, तो मैंने सोचा घर पर रह जाती हूँ। आप सब बैठे हैं, मैं आप सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। कमला जी बोली, अरे नहीं नहीं, हम सब चाय पीकर आए हैं और वैसे भी हम तो घर जा रहे थे, सोचा जाते जाते आपसे मिल लेते हैं। वाजपेयी जी, कमला जी और ललिता जी सब जाने लगे तो वर्मा जी बोले, मैं तो घर में अकेला हूँ, मैं थोड़ी देर आपके साथ बैठता हूँ। करुणा जी, अगर मैं आपके साथ बैठूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। करुणा जी हंसने लगी और बोली, वर्मा जी क्यों शर्मिंदा करते हैं, इस उम्र में कौन हमारी जांच पड़ताल करवाएगा, और वैसे भी जब हम बच्चों पर इतना विश्वास रखते हैं तो क्या हमारे बच्चे हम पर शक करेंगे। और दोनों बैठकर बातें करने लगे। करीब आधे घंटे बाद गहना वापस जैसे दरवाजा खोलकर अंदर आई, वर्मा जी को देखकर ठिठक गई और बोली, मम्मी जी ये कौन हैं और हमारे घर के अंदर क्या कर रहे हैं। करुणा जी मुस्कुराकर बोली, वर्मा जी ये मेरी बहू है। बहू ये इसी सोसाइटी में रहते हैं, मेरे कुछ मित्रगण आए थे, सब चले गए, वर्मा जी बेचारे अकेले हैं। तो वे मुझसे बातें करने लगे। गहना बड़ी अजीब दृष्टि से वर्मा जी को देख रही थी। वर्मा जी बोले, करुणा जी मैं भी चलता हूँ, कल शाम में पार्क में आप आएंगी तो बाकी की बात वही करेंगे। इतना कहकर वर्मा जी चले गए। उनके जाने के बाद गहना बोली, मम्मी जी आप कैसे किसी पराये मर्द को अकेले में घर में बुला लेती हैं, अगर यही काम मैं करती तो जाने आप क्या करती। करुणा जी आश्चर्य से बहू को देखने लगी और बोली, बहू ऐसी बातें तुम सोच भी कैसे लेती हो। अरे ये सब इसी सोसाइटी के हैं, हमारा रोज का मिलना होता है, आज मैं नहीं गई तो मेरा हाल चाल पूछने आ गए, इसमें क्या अनर्थ हो गया। गहना बोली, छोड़िए आपसे बात करने से कोई फायदा नहीं है, आपका बेटा आएगा तब बात करूंगी।
और ढेर सारे पैकेट हाथों में लहराते हुए अपने कमरे में चली गई। करुणा जी उदास होकर बैठे गईं। शाम में जब करुणा जी का बेटा विभोर आया, माँ के उदास चेहरे को देखकर बोला, क्या बात है माँ, आज नीचे नहीं गई? क्योंकि जिस दिन आप नीचे नहीं जाती हैं, उदास बैठी रहती हैं, फिर आप में और बच्चों में कोई फर्क नहीं पता चलता। करुणा जी कुछ कहती उससे पहले एक गहना बोली, नीचे तो नहीं गई पर अपने दोस्तों को ऊपर जरूर बुला लिया। विभोर बोला, क्या मतलब? करुणा जी बोली, बेटा वो वर्मा जी और मेरे सभी साथी मुझसे मिलने आए थे। गहना बोली, पूरी बात बताइए, वो क्यों नहीं बताती हैं कि सब चले गए और वर्मा जी के साथ आप अकेली घर में बैठी थीं। करुणा जी की आंखें भर आईं। विभोर बोला, गहना थोड़ी देर के लिए चुप रहो और माँ को कहने दो। हाँ माँ बोलिए। करुणा जी बोली, बेटा बोलने के लिए बचा क्या है? सोचा नहीं था कि इस उम्र में अपनी बहू को अपने चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। बहू एक बात बताओ, मैं भी तो तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, फिर ये शक क्यों? गहना बोली, मम्मी जी अगर आप गलत नहीं हैं तो रो क्यों रही हैं? करुणा जी बोली, बहू मैंने तुम्हारी कितनी गलतियों को मन में दबाए रखा। अगर तुम्हें बहू समझती तो कब का विभोर को बता देती है, पर मुझे लगा जैसे मेरे बच्चे गलती करते थे वैसे ही तुम भी करती हो। सोचो, बिना एक दिन बाहर गए तुम रह नहीं पाती हो और मुझे इस उम्र में तुम घर से निकलने से मना करती हो। अगर मेरे कुछ वृद्ध मित्र मुझसे मिलने आ गए और उसमें कोई पुरुष है तो मेरा चरित्र शक के दायरे में आ जाएगा। बहू मुझ पर शक करने से पहले मेरी उम्र तो देखती। इतना कहकर करुणा जी अपनी भरी हुई आंखें लेकर अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद विभोर बोला, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी माँ पर ऐसे लांछन लगाते हुए? क्या हुआ अगर उनसे कोई मिलने आ गया? तुम भी तो कुछ दिन पहले अपनी सहेलियों के साथ क्लब में गई थी। गहना ये बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। विभोर बोला, तुम सोच रही होगी मुझे कैसे पता चला, पर मैंने तुमसे नहीं पूछा क्योंकि अपनी सहेलियों के साथ ही तो गई थी, कोई पाप नहीं किया। आज मेरी माँ से मिलने कोई आ गया तो तुम चरित्र प्रमाण पत्र मांगी, शर्म नहीं आई तुम्हें? गहना सफाई देने लगी तो विभोर बोला, तुम सफाई क्यों दे रही हो? सफाई तो वो देते हैं जो गलत होते हैं। ऐसा अभी अभी तुमने मेरी माँ को कहा। तुमने जो किया है वो बहुत गलत है। कल को तुम्हारी बेटी सबके सामने तुम्हें ऐसा कहे तो सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। अभी के अभी माँ के पास जाओ और उनका पैर पकड़कर माफी मांगो, वरना इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। करुणा जी रात का खाना नहीं खा रही थीं। बेटे ने जैसे तैसे माँ को बनाया और एक गिलास दूध के साथ उनकी दवाई दी और माँ के पास उसी कमरे में सो गया। करुणा जी रात भर सोचती रही कि क्या इस उम्र में ये दिन देखना भी बाकी था। उधर गहना भी परेशान थी, उसे भी कुछ सूझा नहीं तो उसने अपनी माँ को फोन लगा दिया। जब माँ को सारी बात बताई तो उसकी माँ बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी माँ जैसी औरत पर शक करते हुए? अरे हमने तुम पर कभी शक नहीं किया और तुम बूढ़ी सास की उम्र का तो लिहाज किया होता। सही कहा दामाद जी ने, तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है। अब जब तक तुम्हारी सास तुम्हें माफ न कर दे तुम मुझसे भी बात मत करना। इतना कहकर उन्होंने भी फोन रख दिया। गहना विभोर को मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी पर विभोर गहना से बात तक नहीं कर रहे थे। करीब एक हफ्ता ऐसे ही चला। इधर करुणा जी उदास रहती। बेटे के कहने पर वो नीचे जाती पर जब भी उन्हें बहू की बात याद आती उन्हें अंदर ही अंदर गलानी होती थी। एक रात गहना यही सब सोचती रही कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई और उसे खुद पर शर्म आ रही थी। सुबह जब सब जगे तो गहना अपनी सास के पास गई। उनका पैर पकड़कर बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मेरा पाप तो धुलने लायक भी नहीं है। बस आप मुझे माफ कर दीजिए वरना मैं किसी से नजर नहीं मिला पाऊंगी।
वो बोली, बहू मानती हूँ औरत को हर बार कटघरे में खड़ा किया जाता है, पर क्या इस उम्र में भी डॉ? तुम्हारा दोष ये है कि तुम मुझे माँ नहीं समझती। अगर तुम मुझे माँ मानती तो कभी शक की दृष्टि से नहीं देखती। तुम्हें गलती का एहसास हुआ। आशा करूंगी कि तुम मुझे क्या किसी भी औरत को इस दृष्टि से नहीं देखूंगी। अब जाओ, हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो, मैंने तुम्हें माफ किया। विभोर बोला, सीखो मेरी माँ से, इस उम्र में भी कितना विशाल हृदय रखती हैं। एक तुम हो, अपनापन तो दी नहीं, विश्वास भी नहीं कर पाई। पैसे के बल पर खुशियां नहीं मिलती, वो अपनों के साथ उस अपनेपन में मिलता है जो कि हमारे घर में कमी हो रही है। समय लगा, गहना समझ गई कि कैसे अपने मन से बुराइयों को मिटाएं और सबको एकजुट करके एक नया घरौंदा बनाएं। समर्थन से ही ये संभवत था, तो उसने अपने मन से हर मैल को मिटा दिया और सास को माँ जैसा प्यार दिया, तो बदले में प्यार और सुख की वर्षा हुई। जब कभी करुणा जी नीचे नहीं जाती तो गहना उनके सभी साथियों को चाय पर ऊपर बुलाती। सबके साथ मिलकर वो भी उस उम्र का आनंद उठाती, क्योंकि आज ना कल तो उसे भी उस उम्र में कदम रखना ही था। फिर आदर सम्मान के साथ सबको विदा करती थी। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि औरत चाहे जिस उम्र में भी हो, शंका की उंगली उसकी तरफ ही उठती है। पर ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक बहू अपनी सास के चरित्र का प्रमाण पत्र मांगेगी। क्या बहू ये भूल जाती है कि सास भी तो उसकी माँ की उम्र की है? आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को मनोरंजन एवं सीख समझकर पढ़े, कृपया अन्यथा ना ले। बहुत बहुत आभार।